हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का लेक्चर नंबर 7। ये है पार्ट नंबर 5, द यूनियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नाउ आर्टिकल नंबर 52, ये क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल नंबर 53 किसके बारे में बात करेगा? एग्जीक्यूशन पावर ऑफ द यूनियन के बारे में बात कर रहा है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि प्रेसिडेंट के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर है, या तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर ले या फिर उसके सबॉर्डिनेट जो ऑफिसर्स हैं वो एक्सेस कर लेंगे। करेक्ट। इसके बाद क्या है, आपको बताया जाएगा कि जो सुप्रीम कमांड है, सुप्रीम कमांड देने का जो अधिकार है, पावर है डिफेंस फोर्सेस को, वो भी यूनियन का किसको है? प्रेसिडेंट को है ना? तो वो क्या है, रेगुलेट किया जाता है लॉ के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, आगे बताया जाएगा कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। Shall be deemed to transfer to the President any functions conferred by any existing law on the government of any state or other authority। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रेसिडेंट के पास से जो पावर्स हैं वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे। क्लियर? अब इसमें क्या है, प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम conferring by law functions on authority other than president, है ना? प्रेसिडेंट के अदर मतलब प्रेसिडेंट के अलावा कोई भी पार्लियामेंट्री फंक्शन है तो वो जो है वो पार्लियामेंट को प्रिवेंट करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा? तो आपको पता है कि इलेक्टोरल जो क्लास है उससे इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को। और किस कैसे किया जाता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज कौन से होते हैं पार्लियामेंट के? तो ये आपको पता होना चाहिए। आपके दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो ये हाउसेज के द्वारा कौन होता है? इलेक्ट प्रेसिडेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है एक्सप्लेनेशन में कि आर्टिकल नंबर 55 जो है वो स्टेट इंक्लूड्स नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब एनसीटी एरिया ऑफ दिल्ली है, उसको भी क्या है इंक्लूड किया जाएगा स्टेट में। और उसके साथ क्या है, यूनियन टेरिटरी पौंडुचेरी जो है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट आपको 55 आर्टिकल नंबर 55 क्या बताता है कि एज far as practicability there shall be uniformity in the scale of representation of different states at the election of president, है ना? जिस तरीके से हो पाया उससे यूनिफॉर्मिटी से ये देखा जाएगा कि डिफरेंट स्टेट से क्या हो, प्रेसिडेंट क्या है इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अभी पता है कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, तो वो भी क्या है, एक ट्राइबल जनजाति से आती हैं। आप मुझे बताएंगे कौन सी जनजाति से आती हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा बताना है द्रौपदी मुर्मू के बारे में, अपने करंट प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, क्लॉज 2 क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टेट्स इंटर as as well as parity between the states as a whole and a union, the number of votes which shall each elected member of the parliament and of the legislative assembly of each state is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner। तो किस तरीके से हो पाएगा ये यूनिफॉर्मिटी, है ना? ये बताना है, ये देखना है। तो हमारा क्लॉज ए क्या कहता है, सब क्लॉज ए, कि every elected member of the Legislative Assembly of a state shall have as many as vote as multiplied by or multiples of thousand in the quant of obtained by the dividing the population of state by the total number of elected members of the assembly। कहने का मतलब क्या है कि हर इलेक्टेड मेंबर को स्टेट की जितने भी वोट होंगे उसमें उसको 1000 से क्या किया जाएगा, मल्टीपल्स में होंगे। और जो क्या बताया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा किससे? स्टेट की पॉपुलेशन से, डिवाइडेड बाय द स्टेट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो उससे क्या आएगा, इलेक्टेड मेंबर्स का पता लग जाएगा कि किस किस को अपने स्टेट से यूनिफॉर्मिटी हो पाया कि नहीं। इफ आफ्टर टेकिंग सो सेल्ड मल्टीपल ऑफ 1000, है ना, अगर रिमाइंडर आता है लेस देन 500, है ना,
और फिर भी ईच और वोट ऑफ ईच मेंबर रेफर टू सब क्लॉज। ये चीजें ज्यादा ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ज्यादा ये चीजें नहीं पूछी जाती। अब क्लॉज 3 क्या कहता है, ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ either house of parliament shall have such number of votes as may ascertained by the development। अब नंबर ऑफ वोट्स को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा कितने मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर और है जो लेजिस्लेचर असेंबलीज है। क्लियर। इसमें क्या बताया जाता है कि बाय द टोटल नंबर ऑफ, ये मैंने आपको अभी बता दिया। क्लियर। तो नेक्स्ट इसमें क्या है कि आपको बताया गया इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। पीआर सिस्टम किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। मान लो एक लिस्ट है, ठीक है, उसमें है 1 2 3 4। तो आपको ये नहीं आपको ये बताना है कि पहले नंबर पे मैं इसको चाहता हूँ, दूसरे नंबर पे ये फोर्थ वाले को चाहता हूँ, तीसरे नंबर पे मैं इसको चाहता हूँ, चौथे नंबर पे मैं इसको चाहता हूँ। तो देखा क्या जाएगा कि जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा दी गई है, फर्स्ट प्रेफरेंस मान लो राजू है, उसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है ना, उसको कितने जनों ने फर्स्ट माना है, 55 जनों ने फर्स्ट माना है, तो उसको क्या बनेगा, फर्स्ट मान लिया जाएगा। ऐसे ही सेकंड के साथ होगा, ऐसे ही थर्ड के साथ होगा, ऐसे ही फोर्थ के साथ होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, टीआर बोलते हैं। क्लियर। तो हमें ये चीज पता लग गया, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, जो क्या है सीक्रेट बैलेट के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि इन दिस आर्टिकल सच एक्सप्रेशन दैट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि लास्ट जो हमारा सेल्सियस हुआ था, मतलब जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो फिगर्स हैं वो जो पब्लिश की गई उसके अकॉर्डिंग ये पॉपुलेशन ली जाएगी। प्रोवाइडेड एट का मतलब क्या हो गया, इन एडिशन टू, है ना, इन एडिशन टू, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे उसमें अच्छे से बताया है ना। द रेफरेंस इन एक्सप्लेनेशन टू द प्रेस, हाँ, तो सेल्सियस का आपको मैंने बता दिया, इतना ये चीज बताई गई है यहाँ पे दोबारा से। और हाँ, until the relevant features of first Celsius after taken the 2026 has been published and constructed in the, ठीक है, तो यही सिंपली चीज बताई गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 56, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट जो है उसका क्या ऑफिस का टेन्योर रहता है, कितने साल तक वो रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो 5 इयर्स होते हैं उसके लिए क्या रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, कितने साल के लिए रहेगा जी, 5 साल के लिए रहेगा, है ना। कब से, फ्रॉम द डेट जो एंटर करता है अपने ऑफिस, है ना, ऐसे नहीं कि मतलब उसको ऑफिशियली प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तब। ठीक है। तो आपको बताना है करंट जो हमारा प्रेसिडेंट है उन्होंने कब ये ऑफिस जो क्या था, ऑफिस कब ज्वाइन किया था। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, इसमें क्या बताया गया है कि प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन्स हिज ऑफिस। इसमें क्या बताया गया है कि आपको अपना रिजाइन कैसे कर सकता है, तो रिजाइन कैसे कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को देके रिजाइन कर सकता है राइटिंग में। क्लियर। आगे देखते हैं, बाय द प्रेसिडेंट में बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसका इम्पीचमेंट भी क्या हो सकता है, मतलब उसका महाभियोग लगा के उसे क्या है, हटाया भी जा सकता है। तो इम्पीचमेंट हमें कौन से सेक्शन आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 56 में दिया हुआ है। आर्टिकल 56 में टेन्योर के बारे में दिया है, रिजाइन कैसे कर सकता है, और इम्पीचमेंट वगैरह के बारे में भी दिया हुआ है। द प्रेसिडेंट शेल नॉट विद अंडरस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस until his successor टेक्स एंटर इनटू हिज ऑफिस। मतलब मान लो ये प्रेसिडेंट नंबर 1 है, इसकी टेन्योर था 5 साल का, खत्म हो चुका है, जब तक प्रेसिडेंट नंबर 2 उसके ऑफिस में नहीं आ जाता तब तक ये क्या है, कंटिन्यू ही रहेगा। क्लियर। अब इसमें क्या है, एनी रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट क्लॉज अंडर क्लॉज ए, अब ये क्लॉज ए पढ़ा ना हमने, टू ऑफ द प्रोवाइजर टू द क्लॉज 1 shall forthwith be continued, forthwith be communicated by him by to the speaker of हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल के स्पीकर को बताना पड़ेगा कि मुझे क्या है, रेजिग्नेशन दे दिया है प्रेसिडेंट साहब ने। ठीक है, ये चीज बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, री इलेक्शन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कौन री इलेक्शन में आ सकता है। तो आर्टिकल नंबर 57 हमें कहता है प्रेसिडेंट हु होल्ड्स
एक पर्सन जो होल्ड करता है और हैज होल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट shall subject to other provisions of the constitution be eligible for re-election of that officer। एक पर्सन जो क्या है ऑफिस होल्ड करता है प्रेसिडेंट का, वो भी क्या है अदर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ क्या है इलिजिबल होगा कि री इलेक्शन उसे कर सकता है। मान लो कोई प्रेसिडेंट है तो उसे री इलेक्ट करके दोबारा प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं हमारा आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर 58 क्या कहता है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। क्या क्वालिफिकेशन है कि किस कारण है कि भाई आपको क्या क्या होना चाहिए। अब जैसे AIB का एग्जाम, उसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले 10th करना है, 12th करना है ना। उसके बाद क्या है, आपको ग्रेजुएशन करना होगा या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना होगा, LLB करना होगा। उसके बाद आप ये एलिजिबल हो गए इसके लिए, करेक्ट। वैसे ही प्रेसिडेंट बनने के लिए भी क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होने आपके जरूरी है। ठीक है, क्या होनी चाहिए, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पर लेकिन कुछ जरूरी है। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन अनलेस, है ना। तो अनलेस का मतलब है जब तक वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होता। तो प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा फर्स्ट सिटीजन ऑफ ए कंट्री होता है, तो वो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और क्या है, उसकी 35 एज हो जानी चाहिए, है ना। 35 एज हो जाना चाहिए, बच्चा 3 साल का बच्चा नहीं बन सकता प्रेसिडेंट। क्लियर, तो वो चीज हमें देखना है। और ही इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्या है, लोकसभा। लोकसभा, है ना, लोगों की सभा, हाउस ऑफ पीपल के लिए क्या है, वो इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड। क्लियर, आगे देखते हैं। अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। भाई कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, है ना, और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द स्टेट ऑफ, है ना। तो ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पत्ता साफ, ठीक है। अगर ये है तो कैंसिल हो जाए। क्लियर, आगे देखिए। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल अ person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the president or vice president of the union or the governor of any state or as a minister of either for the union or for any state। तो क्या कह रहे हैं कि भाई एक पर्सन को ये ऑफिस नहीं, वही सेम चीज बता दी गई है ना, रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 59 क्या कहता है, लेट मी चेंज माय कलर पेन, है ना। पेन का कलर चेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब इसमें क्या है, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्या कंडीशन है, लेट्स। द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के हाउस का कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट का मेंबर नहीं होना चाहिए। और किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, लोकसभा या राज्यसभा का नहीं होना चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद का नहीं होना चाहिए, है ना। he shall be deemed to have vacant his seat। अगर ऐसा कुछ है तो उसे क्या है, वेकेंट करनी पड़ेगी सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच he enters अपॉन हिज ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट। मतलब वो एक इंसान एक ही जगह पे हो सकता है, या तो वो प्रेसिडेंट हो सकता है या फिर किसी मेंबर मेंबर हो सकता है। तो एक ही काम एक टाइम में क्या है, एक ही इंसान होगा, या तो ये दोनों एक साथ नहीं होगा। क्लियर, अब द प्रेसिडेंट शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, राइट। इसको क्या है, द प्रेसिडेंट shall be entitled without payment of rent to use his official residence and shall also entitled to the such emoluments, allowances and privileges as may determined by Parliament of law and until provision now in that behalf is so made, such enrollment allowance and provisions are as specified in the schedule 2। शेड्यूल 2 में जैसे भी आपको बताया गया है अलाउंस वगैरह है, तो वो सब मिलेगा विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। मतलब ये क्या है, फायदे की बात है। अब ये जो अलाउंसेस वगैरह है वो क्या है, शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज। तो ये क्या है, कभी भी खत्म नहीं किया गया। डिमिनिश्ड का मतलब है एंड, है ना। कभी भी खत्म नहीं होंगे जब तक वो क्या है, ऑफिस अपना संभाल रहा है। क्लियर,
आगे क्या है, किस तरीके से ओथ किया जाता है, प्रेसिडेंट किस तरीके से ओथ लेता है ना, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओथ या फिर शपथ, है ना, शपथ, शपथ कैसे ग्रहण करेगा प्रेसिडेंट, उसके बारे में। तो राष्ट्रपति क्या है, हमारा सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर दिया हुआ है 60 में कि एवरी प्रेसिडेंट and every person acting as president or discharging the function of presidential before entering upon his office make and subscribe in the presence of chief justice of, अब देख लो कौन शपथ दिलाता है, तो सीजीआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो करवाते हैं। अब कौन है, आप बी आर गट, ऑनरेबल बी आर गटवी साहिब है ना, ऑनरेबल जज है, तो वो क्या है, इन्हें शपथ दिलाते हैं। अब क्या है, अगर वो नहीं है तो सेकंड मोस्ट, है ना, जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको जो है ओथ शपथ दिलाते हैं। क्या ओथ में होता है कि आई ए बी, मतलब अपना नाम हो गया, है ना, I, Draupadi Prasad Murmu, do swear on the name of God, here solemnly resolve that I will faithfully execute the office of President or discharge the function of the President of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the country, the constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India। तो ये क्या है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, सीजीआई करते हैं या फिर सीनियर मोस्ट जो हमारे रहते हैं जज। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, प्रोक्योरमेंट फॉर, प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मान लो कोई प्रेसिडेंट है और काम ढंग से नहीं करता, तो उसका क्या करेंगे, इम्पीचमेंट करेंगे, उसे निकाल देंगे, हटा देंगे, है ना, उसका क्या कर देंगे, महाभियोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल नंबर 61 कहता है कि व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा तब उसका क्या है, वायलेशन किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये कोई भी चार्ज कर सकता है, कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट कर सकता है। नो चार्ज शैल बी प्रेफर्ड, कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा unless the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least 14 days of notice in writing or not signed by the one fourth of the total member of the, देखो one fourth of the हाउस, है ना, अगर वो साइन कर देते हैं तब ये किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। ठीक है, इम्पीचमेंट। नेक्स्ट इतनी सी बात है। अब ये रेजोल्यूशन अगर कर लिया जाए और ये पास भी हो जाए मेजोरिटी से, है ना, वैसे तो हो नहीं पाता है, फिर बिटवीन टू थर्ड से हो जाए महाभियोग, तो क्या है, इसके टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस से तो ये किया जा सकता है। आप मुझे बताइए, इम्पीचमेंट क्या अभी तक हो चुकी है या नहीं है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इम्पीचमेंट, राइट। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये, इसका आपका होमवर्क रहेगा कि आपको बताना है। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि हमारा क्लॉज 3 क्या कहता है, व्हेन अ चार्ज हैज बीन सो प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज। एक मान लो किसने, लोकसभा ने ये चार्ज लगाया, राज्यसभा क्या करेगी, इसे इन्वेस्टिगेट करेगी, और कॉज द चार्ज टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव राइट टू अपील अपीयर एंड टू बी प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन, सच इन्वेस्टिगेशन, ये जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी तो वहां पे प्रेसिडेंट क्या है, वहां पे रह सकता है, खड़ा हो सकता है। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्या है, if a result of investigation of a resolution is passed by majority not less than two-third of the total membership of the house, है ना, by the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the president has to be sustained। अगर वो जो चार्ज है वो सस्टेन कर लिया जाता है, मतलब उसे कंटिन्यू किया जाता है, तब क्या होगा, सच रेजोल्यूशन शेल हैव द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट, है ना, तब क्या है, प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा उसके ऑफिस से फ्रॉम द डेट ऑन द रेजोल्यूशन इज सो पास। तो अगर वो रेजोल्यूशन अगर पास हो जाता है तो उसे उसी डेट से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस। क्लियर, आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। अब इसमें क्या है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू
फिर अब उसने तो इम्पीचमेंट उसको निकाल दिया गया है ना, नया नया भी तो लाओगे ना। तो उसकी वैकेंसी, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू fill vacancy in the president office of president and the term of the uh, office of person elected to fill casual vacancy। अब इसमें किस तरीके से इलेक्शन, री इलेक्शन मतलब किस तरीके से होगा, है ना, वैकेंसी के लिए भरने के लिए क्या होगा। तो आर्टिकल नंबर 62 का कहता है एन इलेक्शन टू बी फिल वैकेंसी कॉज बाय द एक्सपायरेशन ऑफ एक्सपायर। अभी ये है प्रेसिडेंट का जो 5 साल का टर्म है वो पूरा हो गया या फिर उसे इम्पीचमेंट से हटा दिया, ठीक है, जो भी है। उसमें क्या है, इलेक्शन क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा, और रीजन कोई भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है, रिमूवल हो सकता है, या फिर अदरवाइज भी कुछ हो सकता है। तो एज सुन एज पॉसिबल, जिसमें एज एक क्या है, इलेक्शन करवाए जाएंगे, है ना। और किसी भी केस में 6 महीने से वैकेंसी की डेट से, ऑकरेंस ऑफ वैकेंसी से नहीं किया जाएगा, और इसे जल्दी से जल्दी भरा जाएगा। ये प्रोविजन आर्टिकल नंबर 56 में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट, बी इंटाइटल टू होल्ड ऑफिस फॉर, और उसके बाद क्या है, वो 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेगा। क्लियर। अब इतनी सी बात बता दी, हमें अब पता लग गया कि आर्टिकल नंबर 52 से लेके 62 तक क्या है, किसके बारे में है बच्चा, प्रेसिडेंट के बारे में है। तो क्या हम भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, क्या हम भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, क्या हम भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। अब हम क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और कल की वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें क्या है, हम आगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको आई बटन पे या फिर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।